दिन था 1 जनवरी 2023। जगह थी स्विट्ज़रलैंड के टॉरगोन की पहाड़ियों पर स्थित एक माउंटेन स्की सेंटर। आपको बताते चलें कि स्की सेंटर एक ऐसा जगह होता है जहां टूरिस्ट बर्फ़ से संबंधित खेल या एक्टिविटीज़ का आनंद उठाने के लिए आते हैं। हर साल की तरह इस साल भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए टूरिस्ट जब इस स्की सेंटर पर पहुंचते हैं तो उन्हें इस बार एक झटका लगता है, और वो झटका यह होता है कि इस साल इस स्की सेंटर पर बर्फ़ नहीं था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेफनेट लर्निंग में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विंटर हीट वेव इन यूरोप, जिसे क्लाइमेट एक्सपर्ट्स ने उस माउंटेन स्की सेंटर पर बर्फ़ के न होने का मुख्य जिम्मेदार ठहराया है। तो आज के इस वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले हम देखेंगे चर्चा में क्यों है, फिर देखेंगे हाउ हॉट इज इट इन यूरोप, फिर देखेंगे व्हाई इज इट सो वार्म दिस विंटर, फिर देखेंगे व्हाट इज हीट डोम, जो कि मुख्य रीजन है जाड़े में गर्मी का। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन हीट डोम्स एंड द जेट स्ट्रीम। फिर देखेंगे इसका इम्पैक्ट, जो अभी एबनॉर्मल वेदर फेनोमेना ऑब्जर्व किया गया यूरोप, नॉर्दर्न यूरोप में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि इसका हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं। फाइनली कीवर्ड्स, इसमें हम देखेंगे कि इस टॉपिक के रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिसको अगर हम यूज़ करें तो हमारा आंसर एक मैच्योर्ड आंसर बनकर उभर कर सामने आएगा। तो सबसे पहले चर्चा में क्यों है। वीडियो की शुरुआत में हमने बताया था कि अमूमन साल के इस समय बहुत सारे स्की सेंटर पर बर्फ़ की एक मोटी चादर होती है जहां लोग टूरिस्ट बर्फ़ से संबंधित खेलों का आनंद उठाने के लिए आते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। इस बार ऐसा नहीं था क्योंकि बहुत सारी जगहों पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा थी। आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर जो स्क्रीन पर है वो 4 जनवरी का लिया गया है और जगह है बोस्निया का एक स्की सेंटर। यहाँ पर अमूमन साल के इस समय बर्फ़ मौजूद होता था, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि बर्फ़ यहाँ नहीं है। तो इस बार ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। तो नेक्स्ट ये है कि आखिर हाउ हॉट इज इट इन यूरोप, आखिर टेम्परेचर है कितना यूरोप में अभी। तो आप जो पिक्चर स्क्रीन पर है उसमें आप देख सकते हैं ये 1 जनवरी का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है डिफरेंट कंट्रीज दैट आर इन नॉर्दर्न यूरोप। डेनमार्क का टेम्परेचर अराउंड 12.6 डिग्री है, बेलारूस का 16.4 डिग्री सी है। आपको बताते चले कि ये सारी जगह जो हैं अमूमन साल के इस समय यहाँ टेम्परेचर 0 to 1 डिग्री सी होता है और कई जगहों पर तो माइनस में भी होता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर है वो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए था। तो अगले सेक्शन की ओर मूव करते हैं जो है व्हाई इज इट सो वार्म दिस विंटर। इसके कारण को एनालाइज करने से पहले जो स्क्रीन पर पिक्चर है उसकी ओर जरा हम एक नज़र हम डालते हैं। ये बेसिकली ओवर अ पीरियड ऑफ 48 आवर्स नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के टेम्परेचर को मेज़र किया गया, आवरली टेम्परेचर को दिखा रहा है जो रिकॉर्ड किया गया है ओवर द पीरियड ऑफ 48 आवर्स। यानी ये रिकॉर्ड किया गया है 30 दिसंबर 2022 से लेकर 1 जन 2023 को। जो रेड सर्कल बार बार आपके स्क्रीन पर उभर कर सामने आ रहा है वो बताता है कि इन जगहों पर जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है उस समय वो अपने डेली रिकॉर्ड को ब्रेक कर चुका है, डेली एवरेज रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ इन जगहों पर कितनी गर्मी पड़ रही होगी इस साल। तो अब इसके पीछे के कारण को एनालाइज करते हैं। अकॉर्डिंग टू सम क्लाइमेट एक्सपर्ट द जनवरी वेदर इज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आजकल कोई भी एबनॉर्मल वेदर फेनोमेना अगर होता है तो उसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य हाथ होता है।
बेसिकली होता क्या है कि एटमॉस्फेरिक लेयर्स में जब ग्रीन हाउस गैस ट्रैप हो जाते हैं तो इसके कारण जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ करता है। बट ये सिर्फ एवरेज टेम्परेचर ही इंक्रीज नहीं करता है, बल्कि ये वेदर पैटर्न्स को भी अफेक्ट करता है। उसके अकरेंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस जो होता है उसको इम्पैक्ट करता है, जो उसकी सीवियरिटी होती है उसको अफेक्ट करता है। तो इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू दीज एक्सपर्ट्स, यूरोप इज एक्सपीरियंसिंग ए स्ट्रॉन्ग विंटर टाइम हीट डोम। तो हीट डोम होता क्या है इसको हम आगे डिटेल से देखेंगे। अगर हम लेमैन टर्म्स में बात करें तो सबसे पहले इसके मीनिंग को इसके वर्ड से निकालने की कोशिश करते हैं। डोम, अगर हिंदी में बात करें डोम तो एक डोम गुंबद नुमा शेप होता है जिसको डोम बोला जाता है। और हीट, सब लोग जानते हैं हीट का मतलब गर्मी होता है। तो क्या होता है कि हीट डोम अगर लेमैन टर्म्स में एक्सप्लेन किया जाए तो एक डोम नुमा स्ट्रक्चर में हीट ट्रैप्ड हो गया है। तो ये एक फेनोमेना है जिसको हीट डोम बोलते हैं। बेसिकली जब वार्म सब ट्रॉपिकल एयर मास जब हायर लैटिट्यूड में की ओर मूव करता है और वहाँ जब ट्रैप हो जाता है तो हीट डोम जैसी सिचुएशन को वो जनरेट करता है। अब आगे देखते हैं ज्योग्राफिकल टर्म में कि हीट डोम बेसिकली होता क्या है। हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो हीट डोम is an area of high pressure characterized by sinking air and trapped warm air। बेसिकली इसमें 3 टर्म्स का यूज हुआ है, एक हाई प्रेशर, ट्रैप्ड वार्म एयर और एक सिंकिंग एयर। तो इसमें इसको हम फर्दर डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जनरली आप सभी जानते होंगे कि वार्म एयर का डेंसिटी कम होता है। तो जैसे ही वार्म एयर का डेंसिटी कम होता है कि तो ये ऊपर की ओर मूव करना शुरू करता है। और अगर कुछ नॉर्मल फिनोमेना हो, अगर कोई एबनॉर्मलिटीज ना हो तो ये ऊपर की ओर मूव करते करते फाइनली एक सर्टेन हाइट पर जाकर कंडेंस करता है और फिर प्रेसिपिटेट करता है। क्लाउड फॉर्मेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेट करता है, वहाँ उस जगह पर बारिश होती है। बट हीट डोम के केस में क्या होता है कि अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर पे एक प्रेशर जोन एग्जिस्ट करता है। प्रेशर जोन एग्जिस्ट करने के कारण क्या होता है कि जब ये वार्म एयर ऊपर की ओर मूव करती है तो इस प्रेशर जोन से टकराती है और ये प्रेशर जोन जो है वापस से इस वार्म एयर को नीचे की ओर पुश करती है। तो जब ये यहाँ पे पहुँचती है, इससे टकराती है, तो वापस इसको ज़मीन की ओर, अर्थ की ओर ये प्रेशर जोन पुश करता है। तो इससे क्या हो गया, अवेलेबल हुआ। पहला तो हाई प्रेशर जोन एग्जिस्ट कर रहा है, सिंकिंग एयर, क्योंकि इससे टकराने के बाद वार्म एयर वापस नीचे की ओर मूव कर रहा है, और फाइनली वार्म एयर जो इसमें ट्रैप किया हुआ है। तो आप इसको इस वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। हॉट एयर राइज करता है पहले, ऊपर हाई प्रेशर जो है वो एक लीड का काम करता है और फाइनली इससे टकराकर वार्म एयर नीचे की ओर सिंक कर रहा है। अब आते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट पर, द लॉन्गर दैट एयर रिमेन्स ट्रैप्ड द मोर द सन वर्क्स टू हीट द एयर प्रोड्यूसिंग वार्मर कंडीशन विथ एवरी पासिंग डे। होता क्या है कि जितने देर ये इस हाई प्रेशर जोन में वार्म एयर ट्रैप्ड रहेगा उतनी देर यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा। और क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होने के कारण क्या होगा कि सनलाइट जो है वो डायरेक्टली इस रीजन में अपना इम्पैक्ट छोड़ेगी। सनलाइट अपने साथ हीट लाएगा और हीट के कारण ये रीजन फर्दर वार्म होता चलेगा। तो वार्मर कंडीशन ईच पासिंग डे के साथ बढ़ता जाएगा। ये जनरली एक लोकेशन पर एक दिन भी रह सकता है या हफ्तों तक भी ये फिनोमेना ऑब्जर्व किया जाता है। अब क्या होता है कि हीट डोम जिस रीजन में एग्जिस्ट करता है वहाँ के थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। पहले तो हम देख चुके हैं कि जितना देर अगर वार्म एयर ट्रैप्ड होगा उतनी देर उस रीजन के टेम्परेचर को वहाँ सनलाइट जो अपने साथ हीट लाती है उसके कारण भी उस रीजन का टेम्परेचर बढ़ेगा। दूसरा ये होता है कि जो सिंकिंग एयर होता है, जो नीचे की ओर एयर आता है, वो ड्राई होता है, काफ़ी ड्राई होता है और वो फर्दर टेम्परेचर रेज करता है। इसके अलावा आप
अगर फिजिक्स आप अगर साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आप देखेंगे, आपने एक टर्म पढ़ा होगा एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक कंप्रेशन में क्या होता है कि गैस जो है वो कंप्रेस्ड होता है विदाउट एक्सचेंज ऑफ एनी हीट फ्रॉम सराउंडिंग। तो इसमें भी जब वार्म एयर वापस हाई प्रेशर लीड से टकराकर वापस नीचे की ओर मूव करती है तो इसमें जो ट्रैप्ड एयर है वो कंप्रेस्ड होती है। और इस फेनोमेना को यहाँ अगर इस पूरे सराउंडिंग को हम एक सिस्टम माने तो इसका एनवायरनमेंट से कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता और इसको हम एडियाबेटिक कंप्रेशन टर्म कर सकते हैं। और चूंकि एडियाबेटिक कंप्रेशन अगर एग्जिस्ट करता है तो वहाँ टेम्परेचर राइज करता है। तो यानी तीन फेनोमेना एक साथ एग्जिस्ट करता है। इस अगर हीट डोम एग्जिस्ट कर रहा है तो 3 इवेंट साइमल्टेनियसली हो रहे हैं जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर जिसमें हम ये एनालाइज करेंगे कि ये आखिर हीट डोम और जेट स्ट्रीम का क्या रिलेशन है। तो जेट स्ट्रीम को यहाँ हम थोड़ा ब्रीफ में समझने का कोशिश करते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो जेट स्ट्रीम इज अ बैंड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड दैट जनरली ब्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये क्या होता है कि अपर एटमॉस्फेयर पे और अपर एटमॉस्फेरिक लेयर पे जनरली बैंड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, तो इनको हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं। अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें तो जनरली ये फॉर्म होता है एक फ्रंट के रूप में जिसमें कि वार्म एयर मास एंड कोल्ड एयर मास जब आपस में मीट करते हैं तो एक फ्रंट डेवलप होता है और इस फ्रंट में ही जेट स्ट्रीम एक एयर करंट के रूप में फ्लो करते हैं। डिटेल डिस्कशन हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में। यहाँ हम ये देखते हैं कि जेट स्ट्रीम किस तरह हीट डोम के फॉर्मेशन को इम्पैक्ट करता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो रीजन है वो जेट स्ट्रीम है और चूंकि इसका नेचर ऐसा होता है कि ये नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ मिएंडर करता है इन ए वेव लाइक शेप। तो ये जेट स्ट्रीम है और इस रीजन में क्या है कि ये हाई प्रेशर रीजन है जो ट्रैप हो गया है, जहाँ पे वार्म एयर को ट्रैप किया हुआ है। तो अब देखिए जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन जो है इसने फर्दर इस हाई प्रेशर रीजन को ट्रैप करके रखा हुआ है जिसके कारण से ये हाई प्रेशर रीजन मूव नहीं कर रहा है। और ये हाई प्रेशर रीजन जब इसमें ट्रैप हो जाता है तो हीट डोम जैसे सिचुएशन को जनरेट करता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हीट डोम फॉर्मेशन ऑफ हीट डोम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ जेट स्ट्रीम और मूवमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम। अब हम इस फेनोमेना के एबनॉर्मल वेदर फेनोमेना के इम्पैक्ट्स को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो करंट वार्म एपिसोड जो अभी नॉर्दर्न यूरोप में ऑब्जर्व किया गया वो सबसे पहला इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पर डालेगा, क्योंकि इस समय हर सीज़न में उस सीज़न अप्रोप्रिएट कुछ क्रॉप्स होते हैं जिन्हें कल्टीवेट किया जाता है। अब इस सीज़न का जो टेम्परेचर है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ये क्रॉप के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों पर इम्पैक्ट डालेगा। फिर नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी। जो एवरेज टेम्परेचर उस प्लेस का है वहाँ उस टेम्परेचर के अनुकूल फ्लोरा और फौना डेवलप होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं वो भी क्या होंगे कि चूँकि टेम्परेचर अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उनके एग्जिस्टेंस को भी थ्रेट पहुँचेगा। इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपने देखा कि जो स्की रिजॉर्ट्स थे वहाँ पर बर्फ़ नहीं था और बर्फ़ नहीं था तो स्कीइंग जैसा जो एक गेम है वो नहीं हो पाएगा और जो टूरिस्ट वहाँ हर साल आते थे तो वो नहीं आएंगे, जिससे टूरिज़्म इंडस्ट्री अफेक्टेड होगी। इसके अलावा जो हीट लाइक सिचुएशन होती है, हमने देखा कि कैसे तीन इवेंट साइमल्टेनियसली होते हैं जब हीट डोम एग्जिस्ट करता है और एवरेज टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो
सिचुएशन क्रिएट होता है वो बेसिकली लोगों को ऐसा फील होता है कि वो एक ओवन में बंद हो चुके हैं, जहाँ काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, और वो ह्यूमन प्रोडक्टिविटी के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है। अब आते हैं हम इसके यूजेस को देखते हैं। जहाँ तक इस टॉपिक की बात है तो यूपीएससी के सिलेबस में अगर प्रीलिम्स एस्पेक्ट से इसको एनालाइज करें तो प्रीलिम्स में ज्योग्राफी सेक्शन में ये पूछा जा सकता है। हीट डोम के कैरेक्टरिस्टिक को पे बेस्ड क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। जेट स्ट्रीम पे क्वेश्चन आ सकता है। तो एक तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी सेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस GS1 की बात करें अगर, तो GS1 में एक टॉपिक मेंशन्ड है इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना। तो इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना के अंदर हम हीट डोम, फॉर्मेशन ऑफ हीट डोम एटसेट्रा पूछा जा सकता है। कई बार यूपीएससी ने हीट वेव पूछा है, अर्बन हीटिंग पूछा है, तो हीट डोम भी पूछा जा सकता है मेंस में GS पेपर 1 में डायरेक्ट क्वेश्चन। इसके अलावा इसके बहुत सारे इनडायरेक्ट यूजेस भी हैं। अगर आप इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो जो 1 जनवरी का इवेंट है नॉर्दर्न यूरोप में एबनॉर्मल टेम्परेचर पाए जाने वाला, उसको मेंशन कर सकते हैं। अगर आप एस्से लिख रहे हैं तो एस्से में इस स्टोरी को, माउंटेन स्की सेंटर पे बर्फ़ के ना होने वाली स्टोरी को आप अगर ड्रामेटाइज करके लिखते हैं तो काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है, क्योंकि आपने एक स्टोरी को, करंट इवेंट को स्टोरी के रूप में प्रेजेंट किया है, और उस टॉपिक के अगर वो क्लाइमेट चेंज पे एस्से पूछा गया है तो वो काफ़ी इम्पैक्टफुल होगा। बट इसका एक और इनोवेटिव यूज है, वो है रसिया यूक्रेन वॉर में। अब आप सोच रहे होंगे कि रसिया यूक्रेन वॉर में इसका क्या यूज हो सकता है, तो आप इसको ऐसे, इसका इनडायरेक्ट यूज समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड की ओर जाते हैं कि जब रसिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था तो रसिया ने यूरोपियन कंट्रीज को थ्रेटन किया था कि अगर आपने मेरे पे सैंक्शन लगाया तो मैं आपको गैस सप्लाई बंद कर दूंगा। वैसे भी यूरोपियन कंट्रीज़ पे प्रेशर था कि आप रसिया से गैस लेना बंद कर दें, क्योंकि इनडायरेक्टली आप जो गैस खरीदते हैं रसिया से वही यूक्रेन वॉर को फाइनेंस कर रही है। तो ये एक प्रेशर था। अब क्या हुआ कि गैस का ज़रूरत यूरोपियन कंट्रीज़ को क्यों था, का मोस्ट यूज़ जो है वो विंटर के दौरान होता है यूरोपियन कंट्रीज़ में, क्योंकि ये हाउस होल्ड डिमांड बढ़ जाता है इस पीरियड में। काफ़ी हार्श विंटर होता है और घरों को गर्म रखने के लिए घरों को गर्म रखने के लिए गैस का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है यूरोपियन कंट्रीज़ में। अब हुआ क्या कि इस बार एबनॉर्मल वेदर फेनोमेना के कारण एवरेज टेम्परेचर ही 10 से 12 डिग्री सेल्सियस नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा हो गया। तो गैस का जो एक्चुअल डिमांड होना चाहिए था वो उतना ज़्यादा डिमांड हुआ नहीं। तो बेसिकली ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया इन कंट्रीज़ के लिए कि इनको उतनी ज़्यादा गैस की ज़रूरत नहीं पड़ी, और धीरे धीरे ये अपना जो इनका टारगेट था कि रशियन गैस पर अपना डिपेंडेंसी कम करें, उसमें वो सक्सेसफुल हो पाए। अब अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो हीट डोम, जेट स्ट्रीम और विंटर हीट वेव, ये 3 इसके इस टॉपिक के रिलेटेड टेक्निकल वर्ड हैं। आपको अगर इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इन सारी चीज़ों को, इन सारे वर्ड्स को ज़रूर यूज़ करें ताकि आंसर काफ़ी अच्छा, मैच्योर्ड और इम्पैक्टफुल लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।